हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 2019 के पेपर में। इससे पहले आपको 2016 का, 2017, 2018 ये एग्ज़ाम पेपर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ और मैं आपका बहुत ज़्यादा समय बचाता हूँ। अगर मैं कोई क्वेश्चन 2017 या 2018 या 2016 में करवा चुका हूँ तो 2019 में उस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर देंगे और उसको आप इस क्लास में जा करके देख सकते हैं। आपका पूरा समय का ध्यान रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। विद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछा जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। वोल्ट हमारा किसका होता है? विभवांतर का। सेकंड हमारा किसका होता है? समय का। कूलाम हमारा किसका होता है? आवेश का। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको पीछे बताई हैं। हेमेटाइट आपसे पूछा जाता है किसका अयस्क होता है? आप बोलोगे भैया हेमेटाइट जो है ये लोहे का अयस्क होता है। आप इसके साथ मुझे ये बताइएगा, मैंने आपको ऑलरेडी एक क्लास में करवा रखा है कि तांबे के अयस्क का नाम क्या होता है और कैल्शियम के अयस्क का नाम क्या होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि लेड का अयस्क जो है वो किसका है मेरे भाई। साथ ही साथ आप याद रखेंगे लेड हो गया और Hg यानी पारे का अयस्क का नाम क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको आई थिंक सारे बता रखे हैं। ये भी मैंने आपको करवाया, ये भी आपको करवाया, ये भी करवाया, ये भी करवाया। कॉपर का बताइएगा, कॉपर का बताइएगा, कॉपर का मैंने आपको करवा रखा है। और एल्यूमिनियम का क्या होता है? एल्यूमिनियम का बताइएगा। तो मैंने आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं ये सारे क्वेश्चन करवा के याद करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो जो लोग नए हैं वो चैनल को जाकर के एक बार चेकआउट जरूर करें मेरे भाई। ठीक है, हाँ ठीक है, यही है। इसमें याद रखिएगा, पूछा जरा मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु वे धातु होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनती है। जैसे तांबा नहीं है, टेन नहीं है, जस्ता नहीं है, पीतल यहाँ पे मिश्र धातु है। पीतल बनती कैसे है? एक तो तांबा और एक जस्ता। तांबा और जस्ता से मिलके बनती है हमारी पीतल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आइए। भारत में एनीमिया का कारण क्या है? अज्ञानता भी है, गरीबी भी है, गंदा रहन सहन भी। अज्ञानता क्या? रोग के बारे में भी अज्ञानता है कि इसको पता ही नहीं है रोग के बारे में। तो ये मेरे भाई उपयुक्त सभी इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन क्या होता है? उत्परिवर्तन जीन्स जो होते हैं उनके परिवर्तन को कहा जाता है। तो जीन परिवर्तन उत्परिवर्तन के लिए आ जाएगा, ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गए, छठे पे आ जाते हैं जल्दी से। छठवां क्वेश्चन आपसे बोला गया पिग आयरन क्या होता है? मैंने आपको करवाया भी है कि 4 से 5% अगर कार्बन है और 93% उसमें आयरन है, Fe है, तो उस आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं? पिग आयरन। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? पहले तो ये निकलता कहाँ से है? आपको मैंने वात्या भट्टी वाला पूरा कल बताया है कि वात्या भट्टी से कैसे ये बनता है, अमलगम कैसे बनता है, किस तरीके से इसको स्लैग के रूप में अलग किया जाता है, ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि ये भंगुर होता है। मैंने आपको ये भी बताया इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? स्टील वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। किस तरीके से इसके ब्लॉक बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, इसे अलग करते हैं, सारी की सारी बातें मैंने आपको 2018 वाले पेपर में बता रखी हैं। चलिए, बात करते हैं विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। आप बोलोगे भैया कोई तार है, ये कोई तार है, जैसे ही मैं इसके चालक तार में क्या करूँगा? धारा को प्रवाहित करूँगा, धारा को प्रवाहित करूँगा। तो मेरे भाई ये तार क्या होगा? ये तार होगा गर्म। और ये जो गर्म होगा इसी को हम बोलते हैं ऊष्मा की वजह से गर्म होने को ऊष्मीय प्रभाव। तो मैंने आपको ये चीज़ें बता दी। देखो कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है। और वो गर्म मेरे भाई क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? गर्म होने की वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और जिसे हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। तो अब एक बार देख लेंगे डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। बात खत्म हो गई। जैसे सोल्डिंग आयरन होती है, जो कैया बोलते हैं आप, जैसे टाँका लगाया जाता है, वो गर्म होता है कि नहीं होता? विद्युत बल्ब छू कर देखना, गर्म हो जाता है। विद्युत प्रेस हो गई, गर्म होती है। हीटर गर्म होता है, गीज़र गर्म होता है, इलेक्ट्रिकल केतली जो है वो गर्म होती है। तो इन सब में इसी का प्रयोग किया जाता है। ब्लड ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो मेरे भैया मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि ऐसे 1900 में मेरे भाई क्या नाम था? कार्ल स्टेनर ने किस तरीके से इसकी खोज की। फिर कैसे उसमें मेरे भाई उन्होंने 3 तरीके की ABO निकाला, ये भी मैंने आपको बताया था। फिर इसमें AB कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है। ठीक है, AB क्या होता है, O क्या होता है, सर्वदाता कौन सा है, सर्वग्राही कौन सा है, ये भी आपको बताया। किस में एंटीजन होते हैं, किस में एंटीबॉडी होती है।
किस में एंटीबॉडी होती है, किस में कौन सा एंटीजन होता है, सारा का सारा आप डिटेल में देख सकते हो। 2017 वाले पेपर में आपको ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से करवा रखी हैं, 2018 में भी शायद करवा रखी हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता के मत की बात अगर हम करते हैं तो डार्विनवाद के हिसाब से योग्यतम की उत्तरजीविता 2016 या 17 में मेरे भाई ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया था। किस में पूछा गया था? ये क्वेश्चन MCQ की फॉर्म में पूछा गया था, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक बुक है मेरे भाई, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग इस बुक को जब पढ़ते हैं तो उसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्य का प्रयोग किया था। किसका? योग्यतम की उत्तरजीविका का। हर्बर्ट स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्य का उपयोग किया। हर्बर्ट स्पेंसर की बात करें तो योग्यतम उत्तरजीविका का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो चार्ल्स डार्विन ने इसका नाम दिया, यानी इसका मत जो दिया है वो किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने दिया है। तो आपसे पूछा गया था डार्विनवाद का निम्नलिखित में से किससे संबंध है, तो उसमें है योग्यतम की उत्तरजीविता से। आप देखिएगा MCQ आपको मिल जाएगा जब आप PY को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आएंगे, पूछा जा रहा है कि थैलेसीमिया रोग का क्या लक्षण होते हैं। बहुत सारे इसके नॉर्मल लक्षण होते हैं। थैलेसीमिया रोग की अगर हम बात करते हैं मेरे, थैलेसीमिया के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हड्डी की विकृत विशेषकर चेहरे में, गहरे रंग का मूत्र आना, वृद्धि और विकास में देरी होना, अत्यधिक थकान और थकावट महसूस करना, साथ ही साथ पीली पीली त्वचा का होना, ये सारे थैलेसीमिया के लक्षण हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल मैंने आपको डिटेल में बताया है। खाद्य श्रृंखला प्लस खाद्य जाल, भैया मैंने आपको ये क्वेश्चन एकदम डिटेल्ड में समझाए हैं। खाद्य श्रृंखला मैंने आपको 2016 में समझाया, खाद्य जाल मैंने आपको 2017 वाले पेपर में डिटेल में बताया है, तो ये आपको मैंने बहुत बार बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर बात करते हैं, धातु और अधातु में अंतर। पहले मेरे दिमाग में आया कि ऐसा तो नहीं ये खनिज और अयस्क में अंतर है, वो मैं करवा चुका हूँ। धातु अधातु में देखना, धातु और अधातु में क्या होता है मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नॉर्मल इंसान जो होगा वो ऐसे समझ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा समझने पे। ये चमकदार होगी, ये चमकदार नहीं होगी, ये भंगुर नहीं होगी, ये भंगुर होगी मतलब टूट जाएगी। इसमें तन्यता होगा, मतलब खींचने पे तार जैसा बढ़ेगा, इसमें तन्यता नहीं होगी। इसमें आघातवर्धनीयता होगी, आघातवर्धनीयता, वर्धनीयता, इसमें आघातवर्धनीयता नहीं होती, मतलब किसी चीज़ को ठोकने पर उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। जैसे आपने देखा है किस तरीके से हम लोहे की एक रॉड लेके जाते हैं, उसको वो गर्म करके लाल करता है, उसमें हथौड़े से मार मार के उसको चपटा कर देता है, तो उसका एरिया बढ़ जाता है, उसे हम बोलते हैं आघातवर्धनीयता। क्षेत्रफल में वृद्धि करता है। तन्यता मतलब उसको खींच के तार बना देना। भंगुरता मतलब टूट जाना, तो ये नहीं टूटती है, इसमें भंगुरता होती है, इसमें भंगुरता नहीं होती है, मतलब ये टूटती नहीं है। उसके बाद ये हो गया, ठीक है, आघातवर्धनीयता होगी, तो आप ये चीज़ें लिख दोगे। उसके साथ में ऊष्मा के लिए भैया ये सुचालक होती है और ये कुचालक होती है। इसमें करंट आएगा, इसमें करंट नहीं आएगा। इसमें लकड़ी ले लो, करंट नहीं आएगा। इसमें लोहा ले लो, करंट आएगा। इसमें चमक होती है, तो मैंने लिखवा दिया चमकदार होती है। तो आप एक बार देख सकते हो इनके नीचे आकर के, ठीक है। मैंने आपको वैसे ऊपर जितना बताया उससे ज़्यादा कुछ नहीं आपको पढ़ना है। विशेषकर ये चमक होती है, इसमें किसी भी तरीके की चमक नहीं होती। आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के किसी में चमक नहीं होती। इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, टन टन टन, सोरोनस बोलते हैं इसे। इसमें वो दिक्कत ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। इसमें अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, इसमें अम्लों के साथ क्रिया नहीं होती है। साथ ही साथ इसको पीटने पर इससे तार खींचा जा सकता है, मतलब तन्यता का गुण होता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं होता। ये चमकदार होती है, चमकदार नहीं होती। इसमें आघातवर्धनीयता होती है, इसमें आघातवर्धनीयता नहीं होती है, ठीक है। धातु इसके साथ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाती हैं, ये वाली बात भी आप इसमें लिख सकते हो। चुंबक के गुण एवं उसके प्रयोग लिखे। चुंबक के गुण मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, आपको याद होना चाहिए। चुंबक के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि इनके दो सिरे होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ की तरफ जाके एंड हो जाता है सीधी रेखा में। साथ ही साथ मैंने आपको बताया समान ध्रुव वाले लाने पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अलग अलग लाने पर एक दूसरे को चिपकाएंगे, आकर्षित करेंगे। उसका चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में प्रयोग होते हैं, मौजूद होते हैं नॉर्थ और साउथ के पोल में। अब बात किया जब चुंबक को लोहे के बुरादे के ऊपर लाया जाता है, पास में लाया जाता है, डुबोया जाता है, तो लोहे का बुरादा चुंबक के सिरों को आकर्षित अत्यधिक होता है और इन सिरों पर चुंबक के ध्रुव के रूप में जाना जाता है। तो चुंबक होता है उसमें से जो ध्रुव होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चुंबक को चिपकाने की पावर होती है। उपयोग क्या होता है इसका? उपयोग भैया देखो, विद्युत त्वरक, विद्युत मोटर में होता है। चुंबक का प्रयोग साइड में लगी होती है, उनके बीच में वो घूम रहा होता है, जो कर्वेचर होता है। साथ ही साथ बात करो, चुंबक का प्रयोग चुंबकीय सुइयों में भी किया जाता है, नाविक कंपास में किया जाता है। जो कंपास होता है नाविक जो दिशा बताता है नॉर्थ साउथ वाली, उसमें इसका यूज होता है।
उसके बाद इसकी सहायता से दिशा बताने वाली वही दिक्सूची, वही कंपास ही है, ठीक है, ये जो कंपास दिया यही है। फिर पेय चुंबक का प्रयोग गोताखोर भी करते हैं, पर्वतारोही भी करते हैं, विमान चालक भी करते हैं दिशा को ढूंढने के लिए। तो दिशा के लिए ऐसा कंपास ही यूज कर रहा है सबके पास। चलिए अगले नंबर पे आ जाइए जल्दी से। प्राथमिक उपचार में कौन कौन सी आवश्यक बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो शांत रहना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर सुनिश्चित करना चाहिए, सुरक्षित स्थान सुनिश्चित करना चाहिए, और रोगी जो होता है उसको सांत्वना भी देनी चाहिए, ठीक है, उसको सांत्वना देनी चाहिए, उसको धीरज बनवाना चाहिए, ठीक है, उसको जो है बोल सकते हैं क्या, मोटिवेट करना चाहिए एक तरीके से, वही होता है धीरज बनाना चाहिए। तो उससे सबसे पहले क्या होना चाहिए, शांत रहें, और अपने इससे सही निर्णय जो होगा वो आप ले पाएंगे। ज़बरदस्ती में आप जल्दबाजी में कुछ गलत भी निर्णय ले सकते हैं, तो घायल व्यक्ति को सही तरीके से आप उसकी मदद कर पाएंगे, पता चले आप खुद ही इतना पैनिक हो जाएं। साथ ही साथ प्राथमिक उपचार शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि घायल व्यक्ति जो है वो अपने आप को सुरक्षित स्थान पे पा रहा है, और आप जो है वो सुरक्षित स्थान पे हैं या नहीं। पता चले रोड के बीच में ही आप बैठ गए पट्टी करने और दूसरी गाड़ी आके निकल गई, उसकी पट्टी से पहले आपकी पट्टी हो जाए। तो ये देखना है, चोट लगने से बीमार पड़ने के कारण जो खतरा है उसको सुनिश्चित स्थान पर सुरक्षित ले जाकर पहले करें। खून बहने से रोकें, ठीक है, घाव को साफ करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो। मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, विदाउट रिपीटेड क्वेश्चन है, जरूर ध्यान से देखिएगा। तो मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनके परमाणु डी कक्षक अपूर्ण होते हैं, डी क्लास में होते हैं। तो ये तत्व आवर्त सारणी में डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। मेंडलीव ने संक्रमण तत्वों के आवर्ती तत्व भी कहा है, इन्हें अंतर्वर्ती तत्व भी मेरे भाई कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन तत्वों को अंतर्वर्ती तत्व भी कहा जाता है। पूछा जाए अंतर्वर्ती तत्व किन्हें कहा जाता है, तो बोलोगे संक्रमण तत्वों को अंतर्वर्ती तत्व भी कहा जाता है। किसने कहा है, मेंडलीव ने कहा। ये क्वेश्चन बनने के चांस है मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से उठा के इतना इंपॉर्टेंट में डाल दो। वे समूह 2 और 13 के मध्य में स्थित हैं, ये वाली बात भी हमें याद रखनी है। उदाहरण के लिए Fe हो गया, Ni हो गया, CO हो गया, मतलब आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे, संक्रमण तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं किसी तत्व द्वारा अपने परमाणु, यहाँ पे देखिएगा भैया, किसी तत्व द्वारा अपने परमाणु में से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता उसके धात्विक गुण पर निर्भर करता है। सभी संक्रमण तत्व धातुएं हैं क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि आसानी से त्यागे जा सकते हैं, क्योंकि इनमें आयन ऊर्जा निम्न होती है, क्योंकि इनकी आयन ऊर्जा जो है वो निम्न होती है, मतलब कम होती है। विद्युत बल्ब का नामांकित चित्रण मेरे भाई 2016 का पेपर देखिएगा, 2016 या 17 का पेपर, मैंने उसमें आपको ये पूरा डिटेल्ड करवाया है, तंतु के बारे में बताया, टंगस्टन वायर कैसे लगता है, पिन कहाँ लगा होता है, पिन है होता है, ठीक है, ये काले रंग का मेरे भाई होता है यहाँ पे, तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा करवाया है। एड्स रोग के लक्षण स्पष्ट कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, रिपीटेड है, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि एड्स का फुल फॉर्म बताया था, HIV का फुल फॉर्म बताया था, इसका परीक्षण बताया था, एलिसा, ये चीज़ें मैंने आपको करवा रखी हैं इसमें, इन दोनों के फुल फॉर्म और एलिसा परीक्षण के बारे में मैंने इसका आपसे करवा रखा है। इसके फैलने के कारण क्या होते हैं, कैसे फैलता है, ये वाली बात भी मैंने आपकी करवा रखी है। लेकिन अब इसके आगे की जो इंपॉर्टेंट बात है वो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एड्स एक गंभीर संक्रामक बीमारी होती है जो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होती है। HIV शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है, जिससे शरीर संक्रमण हो जाता है और लड़ने के लिए असमर्थ है, यानी उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। एड्स के लक्षण क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। थकान हो जाती है, बुखार आता है, वजन कम होना, दस्त लगना, त्वचा पर चकत्ते पड़ना, मांसपेशियों में दर्द होना, गले में खराश होना। एड्स के कुछ अन्य भी लक्षण होते हैं जो अत्यधिक गंभीर होते हैं, जैसे न्यूमोनिया होना, ट्यूबरकुलोसिस यानी TB होना, कैंसर होना, मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं हो जाना, ये सारी समस्याएं भी इसमें आती हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की अगर हम बात करें उसके दोष के बारे में जाने तो मेरे भाई देखिएगा, दीर्घाकार आवर्त सारणी और दोष के बारे में निम्नलिखित बात है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में दोष निम्नलिखित दोष होते हैं। पहले तो यह सारणी कुछ तत्वों के बीच संबंधों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाती है। यह सारणी जो होती है वो कुछ तत्वों के बीच में संबंधों को स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाती है, पहला हो गया। जैसे प्लेटिनम और स्वर्ण समूह 11 के तत्व हैं,
लेकिन वह एक ही आवर्त में नहीं है। ये समस्या है जब एक ही के तो एक ही आवर्त में क्यों नहीं, ये वाली समस्या होगी कि नहीं होगी। दूसरा देखिएगा भैया, यह सारणी जो होती है कुछ तत्वों में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं को सही ढंग से नहीं दर्शाती है। जैसे लेंथेनाइट की बात करें या एक्टिनाइट की बात करें तो अलग अलग ब्लॉकों में इनको रखा गया है, जबकि वास्तव में वे आवर्त सारणी के एक ही ब्लॉक में होने चाहिए। तो दोनों में ही ब्लॉक की दिक्कत है, ये भी अलग अलग में ही है, एक ही आवर्त सारणी में नहीं है, जबकि दोनों ही अगर 11वें के तत्व हैं तो एक साथ होने चाहिए समूह 11 में। तो ये इनकी समस्या मेरे भाई जो है वो होती है। तो इसी के साथ में हमने शायद 18 के 18 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, जो आपका समय बच सकता है तो आपका समय भी बचा दिया है। फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। मेरे भाई प्लीज़ लाइक करो इसको, और लाइक ही ना करो केवल, इसको शेयर जरूर करो अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, चलिए बाय बाय।